अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। सिद्दीका हलवाई के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमूदार हुए। उसने तेज लहजे में पूछा, वो यहाँ क्या लेने आया था? अपने नमकख्वार जीरा कोचवान को लेने, मैंने बताया, लेकिन मैंने इसे सूखा ही टरका दिया। अच्छा किया आपने, वो इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए बोला। मुझे ये बंदा जहर लगता है। मुझे यूं महसूस हुआ कि सिद्दीका हलवाई अपने दिल में राना इकबाल के लिए गम और गुस्से के जज्बात रखता था। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम्हें राना इकबाल क्यों जहर लगता है? वो कमज़ात और कमीना है, वो नफरत भरे लहजे में बोला। मैंने सुना है कि वो असली राना यानी राजपूत भी नहीं। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में सिद्दीका हलवाई से पूछा, उसने अपनी ज़ात बदल रखी है? जनाब, 3-4 नस्लें पहले ये लोग कुम्हार होते थे, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। इस वक्त ये कहीं और रहते थे, फिर इनके पास कहीं से पैसा आ गया। जब ये हमारे इलाके में आकर बसे तो खुद को राना कहलवाना शुरू कर दिया है। ये है इनकी हिस्ट्री। ओह, मैंने सराहने वाली नज़र से सिद्दीका को देखा। तुम तो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तुम्हें यह भी इल्म होगा कि इनके पास दौलत आई कहाँ से है? मुझे सही तौर पर तो पता नहीं मलिक साहब, लेकिन सुना है उन्होंने कोई बहुत बड़ा डाका डाला था, उसने बताया। इस डाके से हासिल होने वाले मालो दौलत ने उन्हें कुम्हार से राना बना दिया। खोते चराने वाले जमींदार बन गए। यही बात जीले ने अपनी मौत से 2 माह पहले जीरा कोचवान से कही थी। मैंने सिद्दीका हलवाई की आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर जीरा को तेश आ गया था और उसने जीले के साथ मारपीट की थी। ये बात आपको जीरे ने बताई है? हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। तो फिर इसने आपको आधी बात बताई है जनाब, उसने कहा। आधी बात? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सच है कि जीले ने इस रोज राना इकबाल के बारे में ऐसी बात की थी जिस पर जीरा कोचवान आपे से बाहर हो गया था, वो वजाहत करते हुए बोला। लेकिन जीला ने खामखा ऐसी बात नहीं की थी। इससे पहले जीरा मेरी बेटी नबीला के हवाले से काफ़ी कुछ कह चुका था। जीला ने तो इसकी बकवास का जवाब दिया था। ये एक नया जाविया सामने आ रहा था। मैंने पूछा, एक बात समझ में नहीं आई सिद्दीका, जीरा की तुम्हारी बेटी से दुश्मनी कि वो इसके बारे में उल्टी सीधी बकवास करता फिरे? आखिर उसकी दुश्मनी क्या है तुम्हारी बेटी से? जीरे की नहीं, इसके प्राइवेट बाप राना इकबाल की नबीला से दुश्मनी है, वो जहरखंद लहजे में बोला। जीरे ने तो राना को खुश करने के लिए इस दिन जीरा से मारपीट की थी। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। नबीला और राना इकबाल की दुश्मनी की क्या तुक बनती है? मैं आपको समझाता हूँ थानेदार साहब, वो बड़े रसान से बोला। असल बात यह है कि कुछ अर्सा पहले राना इकबाल ने नबीला से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। वो बीवी बच्चों वाला है। आप खुद सोचें, इस रिश्ते के लिए मैं कैसे हाँ कर देता? मैंने इसे साफ इनकार कर दिया। इसने मेरे इनकार को अपनी तौहीन समझा और एक रोज़ वो नबीला का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। नबीला इस वक्त अपनी सहेलियों के साथ खेतों की तरफ जा रही थी। नबीला ने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो बदतमीजी पर उतर आया। नबीला का भी दिमाग घूम गया। उसने राना को खूब खरी खरी सुना दी। इस हंगामे पर वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए और मामला रफे दफे करा दिया गया। लेकिन राना एक कमीना और कीना परवर शख्स है। वो अपनी बेइज्जती को भूला नहीं, और जब मैंने नबीला का रिश्ता जीला से तय कर दिया तो उसने नबीला के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। लेकिन मैंने इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं दी। मगर जब इसके चमचे जीरे ने जेला के सामने नबीला के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो बर्दाश्त ना कर सका और उसने भी राना इकबाल की असलियत खोलकर बयान कर दी, जिसके नतीजे में इनके दरमियान मारपीट हुई थी। तो गोया ये एक अनार 100 बीमार वाला किस्सा था। नबीला का रिश्ता तो जीला से तय हुआ था, लेकिन इस रिश्ते से पहले हवेली मुराद के राना इकबाल भी उससे शादी के ख्वाहिशमंद था। मैंने सिद्दीका से एक अहम सवाल किया, तो तुम क्या कहते हो, क्या जीला को पेश आने वाले वाक़ये में राना इकबाल का कोई हाथ हो सकता है? अल्लाह ही बेहतर जानता है थानेदार साहब, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। मैं खामखा किसी पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी मट्टी ख़राब नहीं करना चाहता। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत कमीना और बदज़ात है। मैं राना इकबाल से गुज़िश्ता रोज़ मिल चुका था। सिद्दीका हलवाई कुछ गलत भी नहीं कह रहा था। मैंने इस शख्स में काफ़ी गुरूर पाया था। बहरहाल सिद्दीका की ज़बानी
जो हालात मुझ तक पहुंचे थे, इनकी रोशनी में मैं राना इकबाल को यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसकी निगरानी का बंदोबस्त करना जरूरी था। रफीक, मैंने मकतूल के बाप की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे राना इकबाल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? मुझे भी अभी पता चला है जनाब, वो जल्दी से बोला। मैंने सवालिया नजर से सिद्दीका की तरफ देखा। फीका ठीक कह रहा है थानेदार साहब, सिद्दीका ने तस्दीक करते हुए कहा। इसे सिर्फ इतना पता था कि हवेली मुराद में नबीला के कई रिश्ते आए हुए थे, लेकिन मैंने इसे राना इकबाल की कमीनगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। ठीक है, मैं आप लोगों की बात का यकीन कर लेता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर रफीक से मुखातिब होते हुए इजाफा किया, मैंने कल जीला की लाश तुम्हारे घर भिजवा दी थी ताकि इसकी तदफीन में कोई मजीद ताख़ीर ना हो, लेकिन इस लाश के साथ अस्पताल से जो रिपोर्ट आई है, इसमें बात बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि इनकी तस्दीक या तरदीद सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और मैंने इसीलिए आज तुम्हें थाने बुलाया है। वो हमतन गोश हो गया। सिद्दीका हलवाई भी सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने फीके की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या जीला कोई नशा वगैरह भी करता था? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कोई सिगरेट, पान, अफीम, चर्स, हुक्का, तंबाकू या कुछ और? मैंने कहा, या कोई दवा दारू वगैरह? सिगरेट, हुक्का, तंबाकू अगरचे इनके नशे में शुमार नहीं होते थे, जैसा कि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में लिखा गया था, लेकिन मैंने रवा रवी में फीके से सब कुछ पूछ लिया था। कुछ भी नहीं सरकार, वो बड़े एतमाद से बोला। मेरे दोनों बेटों ने कभी किसी किस्म का कोई नशा नहीं किया। आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट में यही लिखा है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। जीले के मैदे से हासिल होने वाले मवाद में किसी नशावर चीज़ की आमेजिश पाई गई है। अगर वो किसी किस्म का नशा नहीं करता था तो फिर खाने में इसे कुछ मिलाकर दिया गया था, या सुबह के नाश्ते में और या फिर दोपहर के खाने में। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी नज़र से फीका को देखा, फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जीले पर इसकी बेखबरी में वार किया गया था, यानी जब इसकी मौत वाक़ई हुई तो वह किसी नशावर शे के ज़ेर असर था। अगर ये पता चल जाए कि इसके मैदे में वो नशावर चीज़ किसने पहुँचाई है तो फिर कातिल तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा, और इस सिलसिले में सिर्फ तुम ही रहनुमाई कर सकते हो। मैं क्या कहूँ थानेदार साहब, वो आजिज़ाना अंदाज में बोला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि जीला किसी किस्म का नशा नहीं कर सकता था। मैंने कभी सिगरेट तक उसे पीते हुए नहीं देखा। बकवा के रोज़ सुबह को घर से निकलते वक्त उसने क्या नाश्ता किया था, मैंने पूछा। जनाब, जब खेतों में बाकायदा कटाई या बिजाई का काम चल रहा होता है तो हम लोग सुबह सवेरे खाली पेट ही निकल जाते हैं ताकि दोपहर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम खींच लें, वो वजाहत करते हुए बोला। इस रोज़ भी ये दोनों भाई खाए पिए बगैर ही खेतों की जानिब चले गए थे। मैं जानता हूँ, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। जब किसान खाली पेट अल सुबह खेतों में पहुंचकर काम में जुट जाता है तो दोपहर से पहले इसके घर की कोई औरत नाश्ता पानी लेकर खेतों की तरफ जरूर जाती है। अमूमन खेतों में काम करने वाले अफराद 10 और 11 बजे के दरमियान घर से आया हुआ नाश्ता करते हैं और फिर दोबारा अपने काम में जुट जाते हैं। ये नाश्ता इतना कवी होता है कि फिर दोपहर के खाने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती, और किसान शाम में वापस आकर घर ही में सैर होकर खाना खाता है। फीका जी, तुमसे मेरा सवाल यह है कि, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में झांका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। 19 मई को जीले के लिए खाना लेकर कौन खेतों की तरफ गया था, तुम या तुम्हारी बीवी आसिया? जब हम तीनों बाप बेटा खेतों में मसरूफ होते हैं तो मेरी घरवाली हमारे लिए नाश्ता खाना बनाकर खेतों में दे जाती है, रफ़ीक और फीका ने जवाब दिया। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है ना, इस रोज़ मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और मैं काम पर नहीं गया था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि आसिया खाना लेकर खेतों में गई थी, मैंने पूछा। नहीं जी, आसिया तो सारा दिन मेरी देखभाल में लगी रही थी, उसने बताया। फिर खाना किसने पहुँचाया, मैंने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। अब ये नहीं कहना कि इस दिन खाना गया ही नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि जब जीला मौत के घाट उतर गया उसके मैदे में खाना मौजूद था और उस खाने के अंदर किसी नशे आवर शे के आसार भी पाए गए हैं। जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, वो गहरी संजीदगी से बोला। इस दिन शैला और जीला के लिए खाना गया था। कौन लेकर गया था इनका खाना?
इस बंदे का नाम सफदर है जी, उसने बताया। मेरी घरवाली ने सफदर के हाथ इन दोनों का खाना भिजवा दिया था। ये सफदर कौन है? मैंने टटोलने वाली नज़र से रफीक और फीका को घूरा। और कहाँ मिल सकता है? मुझे शक गुजरा था कि कहीं इस बंदे ने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया था, जिसकी वजह से जीला बेखबरी की हालत में चला गया और कातिल को अपना काम करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। इन ख्यालात के दौरान ही मेरे जहन ने यह भी सोचा कि कहीं ये सफदर ही जीला के कत्ल में मुलविस तो नहीं। सफदर उधर मिर्जापुर ही का रहने वाला है थानेदार साहब, रफीक ने कहा। इस वक्त वो खेतों में होगा। मैंने फौरन एक एहलकार को खेतों की तरफ दौड़ाया कि वो सफदर को अपने साथ ले आए। फिर मैं रफीक और फीका की जानिब मुतवज्जा हो गया। ये सफदर किस कुमाश का बंदा है? मैंने पूछा। भला मानस है जनाब। मतलब तुम्हें सफदर पर पूरा भरोसा है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि सफदर ने खाने में कुछ मिला दिया होगा तो ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो संजीदा लहजे में बोला। हमने पहले भी कई बार सफदर के हाथ खाना भिजवाया है। इसकी हम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। इस रोज खाने में कौन कौन सी चीजें शामिल थीं? मैंने एक दूसरे जाविये से सवाल किया। तंदूर की रोटियां थीं, रफीक ने बताया। इसके साथ लस्सी थी, अचार था और देसी आम थे। इन दिनों आम पक चुके थे और आम के बागात में हर जानिब रौनक नजर आती थी। गर्मियों के मौसम में अचार रोटी और लस्सी का बड़ा उम्दा मेल बनता है और अगर सैर होकर खाना खा लें तो फिर किसी सायादार दरख्त के नीचे लंबी तान कर भी सोने को जी चाहता है। एक इम्कान ये भी था कि जीला इसी खाने के जेर असर अपने माहौल से बिल्कुल गाफिल हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल सर उठाता है और वो ये कि खाना तो दोनों भाइयों ने खाया था, फिर शीला पर गफलत की कैफियत तारीक क्यों नहीं हुई? इस सवाल के झेल में ये सवाल भी मौजूद था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शीला ने खाना खाया ही ना हो। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए शकील उर्फ शीला का तफसीली इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था। मैंने 22 मई को जाए वकुआ पर इससे सरसरी पूछताछ की थी, ताहम इस वक्त तक ये केस मुकम्मल अंधेरे में था, लेकिन अब इसके बहुत से पहलू खुलकर सामने आ चुके थे। लिहाजा इस मरहले पर शीला से बातचीत सूदमंद साबित हो सकती थी। मैंने रफीक से पूछा, शकील इस वक्त कहाँ है? वो इधर घर पर ही है जनाब। तुम जब घर पहुँचो तो इसे मेरे पास भेज देना, मैंने कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। बस मामूल की पूछगछ है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो जीला के कातिल तक रसाई को आसान बना दे। जी बहुत अच्छा, वो ताबुन आमेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं अभी इसे आपके पास भेजता हूँ। थानेदार जी, सिद्दीका ने बराह रास्त मुझे मुखातिब करते हुए कहा, आपने जीरा और काना जुमा से तफ्तीश की है? इससे कोई ऐसा सुराग हाथ लगा जो जीला के कातिल को पकड़वा सके? अभी तक तो कोई ऐसा सुराग मेरे हाथ में नहीं लगा, मैंने साबकोई से काम लेते हुए कहा। इसीलिए मैंने इन दोनों को जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले 2-3 दिन में मैं कातिल की गर्दन अपने हाथ में ले लूँगा इंशाअल्लाह, फीके ने तहे दिल से कहा। सिद्दीका बोला, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे थानेदार साहब। ये 2-3 दिन वाली बात मैंने बेसाख्ता कह दी थी, इसके पीछे कोई ख़ास बात नहीं थी। बस मेरे अंदर से ये आवाज़ उठ रही थी कि ये केस हल होने में अब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। तुम कब तक मुरादपुर में हो? मैंने सिद्दीका से पूछा। बस जी, आज हम लोग वापस चले जाएंगे, उसने बताया। हमें जीला की मौत का दुख तो बहुत है, मगर क्या करें जी, जो अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल, अल्लाह की मर्जी बड़ी अहम है, मैंने कहा। जीले की मौत ने हर ज़ी रूह को सोगवार कर दिया है। अल्लाह को मंजूर ही नहीं था कि नबीला की जीला से शादी हो। शायद अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला कर लिया था। मेरी कौन सी ख्वाहिश थानेदार साहब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मैं अल्लाह की मर्जी की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम नबीला की शादी शकील से करना चाहते थे, लेकिन जमील की जिद और नबीला का रिश्ता जिद की वजह से तय हो गया था, है ना? मेरी ये ख्वाहिश बड़ी असूली थी सरकार, वो सफाई पेश करते हुए बोला। शकील बड़ा है, उसकी शादी पहले होना चाहिए थी, लेकिन जब जीला ने जिद पकड़ ली और फीका इसके सामने मजबूर हो गया, तो फिर मैंने अपनी ख्वाहिश को एक तरफ डाल दिया। मेरे लिए दोनों भाई एक जैसे थे। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर सड़सड़ाती हुई आवाज़ में बोला, मगर आपको ये बात किसने बताई? फिर वो अपने छोटे भाई फीका की तरफ देखने लगा। मैंने उसकी निगाह के मफहूम को कैच कर लिया और कहा,
तुम गलत समझ रहे हो सिद्दीका, हर बात मुझे रफीक ने नहीं बताई बल्कि खैरू चाचा परचून फरोश ने बताई है। खैरू? उसकी हैरत दो चंद हो गई। मगर वो तो इधर हवेली मुराद में होता है। तो मैंने कब कहा कि वो वहाँ नहीं होता? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। खैरू यहाँ आया था या आप वहाँ गए थे? उसने सवाल किया। मैं वहाँ गया था 21 तारीख को, मगर थानेदार की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे एक दूर का रिश्तेदार बनकर, जिसने खैरू को अपना नाम मलिक जवाद बताया था और कहा कि मैं टोबा सिंह से आया हुआ हूँ। खैरू के साथ मेरी काफ़ी गपशप रही। तुम जब वापस जाओगे तो वो तुम्हें मेरे इस पूछगछ के बारे में ज़रूर बताएगा। अच्छा जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने कहा कि सिद्दीका, अब जितनी जल्दी मुमकिन हो नबीला की शादी शकील से कर दो ताकि लोगों का दुख कम हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ थानेदार साहब, वो गंभीर लहजे में बोला। अल्लाह के हर काम में कोई न कोई नसीहत ज़रूर होती है। नबीला के नसीब में जीला था ही नहीं। बोलते बोलते वो रुक गया। इसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। चंद लम्हात के बाद वो भराई हुई आवाज़ में बोला, यह मातम वाले घर में ज़रा सुकून हो जाए तो फिर इस बारे में कुछ सोचते हैं। वो दोनों भाई मजीद कुछ देर तक मेरे पास बैठे रहे, फिर मुझे सलाम करके रुखसत हो गए। सिद्दीका को आज ही वापस हवेली मुराद जाना था, लिहाजा वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता था। थोड़ी देर के बाद मेरे थाने का एहलकार सफदर को लेकर आ गया। मैंने पूछगछ के लिए फौरन उसे अपने पास बुला लिया। सफदर एक आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। उसकी उम्र 30 के करीब थी। वो अपने थाने बुलाए जाने पर काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने इसे बैठने के लिए कहा और पूछा, क्या बात है सफदर, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? बस जी, कभी पुलिस या थाने से वास्ता जो नहीं पड़ा, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। वास्ता रखा करो ना, मैंने उसे तफरीह लेते हुए कहा। पुलिस वाले भी तुम्हारी तरह इंसान ही होते हैं, अपने पास आने वालों को कच्चा नहीं चबा जाते। वो बड़ी फर्माबरदारी से बोला, ठीक है जी, अब मैं आपके थाने में आता रहूँगा। जब भी इधर से गुजरो मुझे सलाम कर लिया करो, मैंने कहा और फिर पूछा, जानते हो मैंने इस वक्त तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आप जीले के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। इस सिलसिले में आप मुझसे भी पूछगछ करना चाहते हैं? शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। बस तो फिर शुरू हो जाओ, मुझे बताओ कि जीले को किसने कत्ल किया है? मैं क्या बता सकता हूँ जी, वो बेचारगी से बोला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने सुना है कि वक्फे के रोज़ तुम ही जीले और शेले को खाना देने गए थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया। इस दिन चाचा फीका बीमार था, चाची आसिया उसकी देखभाल में लगी हुई थी, लिहाजा जब मैं इनके घर की तरफ से गुजरा तो उन्होंने खाना मुझे थमा दिया और मैं खाना लेकर खेतों की जानिब चल पड़ा। इस खाने में क्या था? लस्सी का डोल था, रोटियां थी, अचार था और देसी आम थे, उसने फीके के बयान की तस्दीक करते हुए कहा। तुमने वो खाना किसके हवाले किया था? मैंने पूछा। जीले को दिया था या शीले को? शेले को जनाब, उसने बताया। मेरे रास्ते में सबसे पहले वही आता था। मैंने जाए वकुआ का तफसीली मुआयना किया था। जहाँ जिले को कत्ल किया गया था वो हिस्सा गांव की मुखालिफ सिमत में पड़ता था, जबकि शीला गांव वाली सिमत में फसल की कटाई कर रहा था। दोनों मकामात में 4-5 खेत का फासला हाइल था, जिसमें गंदम की पकी हुई फसल खड़ी थी। सफदर का बयान मंतकी और जोग्राफियाई तौर पर दुरुस्त था। गांव की जानिब से आने वाले किसी भी शख्स का वास्ता पहले शीले से ही पड़ता था। क्या इन दोनों ने तुम्हारे सामने खाना खाया था? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैं वो खाना शीले को थाम कर आगे बढ़ गया था। उन्होंने कब खाना खाया भी या नहीं खाया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जीले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जीले ने इस रोज खाना खाया था, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। और इस खाने में कोई नशे आवर शे भी मिली हुई थी, जिसकी वजह से जीला गफलत का शिकार हो गया था। चुनाचे कातिल ने उसकी बेखबरी का फायदा उठाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसी नशावर चीज उसके खाने में कौन मिला सकता है और क्यों? वह हैरत भरे लहजे में बोला। इसकी हैरत में मुझे कहीं भी मसनूईपन नजर नहीं आया। ताहम मैंने सफदर पर चढ़ाई जारी रखी और कहा, इन दोनों सवालात का जवाब तुम मुझे दोगे। मैं क्यों जी? वो मुतहिश लहजे में बोला। मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? देखो सफदर, मैंने बड़े रसान से कहा, जीले की माँ आसिया बीबी ने वो खाना तुम्हारे हवाले किया।
कोई माँ अपने बेटे के खाने में नशेआवर चीज कैसे मिला सकती है? तुमने वो खाना लाकर शकील के हवाले कर दिया। शकील जीला का बड़ा भाई है, वो भी इस किस्म की घटिया हरकत नहीं कर सकता। अब आ जाके तुम ही बाकी बचते हो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तड़प कर बोला, जनाब, मुझे यकीन है कि आसिया चाची और शीला जीले के साथ कोई दुश्मनी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरा इस मामले से दूर का भी वास्ता नहीं। आप चाहें तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम भी ले सकते हैं और पूरे मिर्जापुर के लोगों से पूछ सकते हैं, कभी मेरी जेले से खटपट भी नहीं हुई। मैं इसका दुश्मन नहीं बन सकता थानेदार साहब। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी जिले से बराह रास्त कोई दुश्मनी ना हो। मैंने एक इम्कान की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुमने ये काम किसी और शख्स के कहने पर किया हो, कोई ऐसा शख्स जो अपने दिल में जिले से शदीद नफरत रखता हो। ये तो ठीक ही है कि जिस किसी ने भी जिले की जान ली है वो जिले को सख्त नापसंद करता होगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैंने जिले की लाश को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें कि मैं इस मामले में किसी भी तौर पर मुलविस नहीं हूँ। इसकी बातों से सच्चाई और रास्तगोई की खुशबू आती थी। अगर वो कोई बहुत बड़ा जज्बात का माहिर अदाकार नहीं था तो मेरा पेशावराना तजुर्बा बताता था कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। इसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने कहा, ठीक है सफ्तर, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझे पेशगी इतला दिए बगैर तुम मिर्जापुर से बाहर नहीं जाओगे। इसका मतलब है कि आपका शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो शक की नजर से मुझे देखते हुए बोला, सफ्तर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, पुलिस डिपार्टमेंट में शक की बहुत अहमियत है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल ही से चलती है। बहरहाल, मैंने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम बेफिक्र होके जाओ और अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर तुम्हें इस कत्ल की वारदात के हवाले से कोई भी खास या आम बात पता चले तो फौरन मेरे पास चले आना। इसने मुझे मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और सलाम करके थाने से रुखसत हो गया। 19 मई को असर और मगरिब के दरमियान जमील उर्फ जिला को खोपड़ी पर आहानी हथौड़े की एक तूफानी ज़रब लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आला कत्ल में बाजियाब कर चुका था, लेकिन अभी तक इस कत्ल का मुहर्रिक खुलकर सामने नहीं आ सका था। लिहाजा कातिल की गर्दन मेरे आहानी हाथों की गिरफ्त से अभी दूर थी। मैंने पिछले 3-4 दिन में जो भी तफ्तीश की थी, इसके खातिर खा नताइज हासिल नहीं हो सके थे। कुछ वाक़यात तो शवाहिद उभर कर सामने आते थे, लेकिन चंद कदम आगे बढ़ने के बाद इस केस के मंजरनामे पर तारीकी छा जाती थी और तफ्तीश की गाड़ी बंद गली में पहुंचकर रुक जाती थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मुझे यकीन था कि बहुत जल्द जिले का कातिल मेरी तहवील में होगा। मैंने अपनी इन्हीं कोशिशों में जहन और जिस्म को थकाने में हमतन मसरूफ रखा हुआ था कि एक अहम सिरा मेरे हाथ लग गया। फिर इस केस की परतें एक के बाद एक खुलती चली गईं। 23 मई की सुबह से रात तक मैं बेहद मसरूफ रहा था। लिहाजा जब मैं अपने क्वार्टर में जाकर सोया तो बड़ी गहरी नींद आई। मैं ऐसा बेखबर सोया कि फजर की नमाज भी निकल गई। मैं अमूमन फजर और इशा की नमाज को ख़ता नहीं करता, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी आड़े ना आ जाए, जैसा कि इस सुबह हुआ था। मैं 24 मई की सुबह हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक चौंका देने वाली खबर मेरी मुंतज़िर थी, और इस खबर का माखज़ था मुश्ताक बाजवा। मैंने फौरन उसे अपने पास बुला लिया। मुश्ताक बाजवा पस्ता कामत, फरवा और छोटा जमींदार था। इसकी ज़मीन ज़िला शेखुपुरा की सरहद से लगी हुई थी, ताहम इस ज़मीन का शुमार मिर्ज़ापुर यानी ज़िला शेखुपुरा ही में होता था। आला कत्ल वह हथौड़ी इसी के खेत से मिली थी। जब वो मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बाजवा, तुम्हारे चेहरे के तासुरात बताते हैं कि कोई बहुत ही खास खबर लाए हो। आपका हुक्म था कि अगर कोई भी गैर मामूली चीज़ मेरी निगाह में आए तो मैं फौरन आपको इत्तला दूं। वो जोश भरे अंदाज में बोला, बस इसीलिए सुबह सुबह हाजिर हो गया हूँ मलिक साहब। मैं सीधा होकर बैठ गया और मुश्ताक बाजवा से पूछा, अब कौन सी अहम इत्तला लेकर आए हो? मलिक साहब, वो अपनी जेब की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला, आपको तो पता ही है कि आजकल गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है। मैं भी अपने खेतों में फसल की कटाई में मसरूफ़ था तो ये चीज़ मेरे हाथ लग गई। बात के अख्तिताम पर उसने अपना हाथ जब जेब से बाहर निकाला तो मुझे उसके हाथ में एक तावीज़ दबा हुआ दिखाई दिया। इसने वो तावीज़ मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने मज़कूरा तावीज़ को अपने हाथ में लेकर उसका मुआयना किया। वो काली डोरी में पिरोया हुआ चमड़े का एक तावीज़ था। चमड़े का रंग सुर्ख था और इस मुस्ततील तावीज़ का साइज़ 1 इंच बाय 1.5 इंच रहा होगा। तावीज़ की डोरी की गिरा खुली हुई थी।
मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि वो ताबीज़ हामिले ताबीज़ के गले से इस ऐसे चुपके से गिर गया होगा कि इस शख्स को पता भी नहीं चला होगा। मैंने इस ताबीज़ को हाथ में घुमाने फिराने के बाद मुश्ताक बाजवा से सवाल किया, ये ताबीज़ तुम्हें कहाँ से मिला है? मेरे एक खेत में से मलिक साहब, उसने जवाब दिया। ये खेत इस खेत से जुड़ा हुआ है जहाँ से वो खून आलूद हथौड़ा मिला था। ओह! मैंने एक तशवीश भरी गहरी सांस खारिज की, फिर पूछा, क्या तुम इस ताबीज़ को पहचानते हो? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये किसका ताबीज़ हो सकता है? नहीं जनाब, मैं इस ताबीज़ के मालिक के बारे में कुछ नहीं जानता, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस ताबीज़ का जिले के कातिल से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। तुम्हारी बात में खासा वजन है बाजवा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आला कत्ल और इस ताबीज़ का एक ही खेत से बाजियाब होना इस अमर की दलील है कि जब कातिल ने वो आईनी हथौड़ा तुम्हारे खेत में फेंका तो ये ताबीज़ भी उसके गले से खुलकर वहीं गिर गया होगा। मजीद 10-15 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने मुश्ताक बाजवा को रुखसत कर दिया और हवलदार को अपने पास बुला लिया। फरजंद अली, मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा, मिर्ज़ापुर में कितने मोची हैं? सिर्फ एक ही है मलिक साहब, उसने जवाब दिया। उसका नाम खादिम हुसैन है। खैरियत तो है ना? अभी तक तो खैरियत ही है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, लेकिन लगता है कि खादिम हुसैन के आने के बाद खैरियत का सवा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है मलिक साहब? उसके चेहरे पर हैरत भरी उलझन पैदा हुई। मैंने सुर्ख चमड़े में सिया हुआ वो काली डोरी वाला ताबीज़ फरजंद अली को दिखाया और कहा, थोड़ी देर पहले मुश्ताक बाजवा ये ताबीज़ लेकर आया है। ये ताबीज़ भी इसी खेत से मिला है जहाँ से पहले वो आहिनी हथौड़ा मिला था। मुझे यकीन है कि इस ताबीज़ का ताल्लुक जिले के कत्ल से है। अगर हम इस ताबीज़ के मालिक तक पहुँच जाएं तो फिर पता चल जाएगा कि ये किसने कत्ल किया है। हवलदार ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, इस ताबीज़ की सिलाई को देखकर लगता है कि इसे किसी ने हाल ही में तैयार किया है और ये सिलाई ऐसे माहिराना अंदाज में की गई है जो किसी माहिर फन मोची ही का कारनामा हो सकता है। मैंने कहा, और तुमने बताया कि इस गांव में सिर्फ एक ही मोची है, खादिम हुसैन? बिल्कुल मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं अभी खादिम हुसैन को थाने बुलाता हूँ। फरजंद अली मेरे कमरे से रुखसत हुआ तो मैं इस ताबीज़ और इसके मालिक के बारे में सोचने लगा। अगलब इम्कान यही था कि मज़कूरा ताबीज़ इसी शख्स का होगा जिसने वो आहिनी हथौड़ा मुश्ताक बाजवा के खेतों में फेंका था। इस ताबीज़ की गिरा वाला हिस्सा बताता था कि ताबीज़ का गले से निकलना गिरा खुल जाने के सबब था, और जब ताबीज़ गिरा तो इस शख्स को मुतलिक एहसास नहीं हुआ होगा, वरना वो ये सुराख मुश्ताक बाजवा के खेतों में छोड़ने की गलती न करता। वो आईनी हथौड़ा उसने अपनी मर्जी से फेंका था और ये ताबीज़ आपो आप उसके गले से निकलकर खेतों में पहुंच गया था। आधे घंटे के बाद खादिम हुसैन मोची मेरे सामने बैठा था। वो गहरी रंगत का मालिक एक सूखा सड़ा उम्र रसीदा शख्स था। चमड़े के साथ दिन रात मसरूफ रहने की वजह से वो खुद भी चमड़े जैसा ही हो गया था। हुक्म सरकार, मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने सवाल कर दिया, आपने कैसे याद किया? खादिम हुसैन, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे पता चला है कि तुम मिर्ज़ापुर के अकलौते मोची हो और आले दुआले के गांव में भी तुम्हारे मुकाबले का कोई मोची नहीं है। मैंने सोचा आज मैं भी तुम्हें चेक कर लूं। आपने मेरे बारे में जो भी सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आप मेरी किस किस्म की चेकिंग करना चाहते हैं। मैं समझाता हूँ, मैंने बड़े रसान से जवाब दिया, तुम्हारा नाम खादिम हुसैन है और बस मैं तुम्हारे काम ही को चेक करना चाहता हूँ। आप मुझसे क्या कुछ पूछना चाहते हैं मलिक साहब? वो बेहद संजीदा लहजे में बोला, ज़रा खुलकर बताएं। तुम अपने नाम से हुसैन के खादिम हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। अब देखना यह है कि तुम्हारे अंदर इमाम हुसैन के औसाफ भी मौजूद हैं या बस नाम ही के खादिम हुसैन हो। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, जी मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, वो सीना फुलाते हुए बोला, और खरी बात करने की कोशिश की है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बात की सदाकत चेक कर लेता हूँ, मैंने कहा। फिर वो चमड़े का ताबीज़ इसकी जानिब बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम इस ताबीज़ को पहचानते हो? बिल्कुल पहचानता हूँ सरकार, वो करारे लहजे में बोला। मैं अपने हाथ के लगाए हुए एक एक तरू पे यानी कि सिलाई को दूर ही से देखकर जांच लेता हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा कि ये ताबीज़ तुमने किसके कहने पर बनाया था?
मैंने अभी तक खादिम हुसैन को मज़कूरा तावीज़ की हिस्ट्री नहीं बताई थी। उसने खासी तवाना आवाज़ में जवाब दिया, जी बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। ये तावीज़ मैंने शीला के बड़े भाई शीला के लिए बनाया था। क्या? मैं अपनी सीट पर उछल कर रह गया। शीला ने मुझसे कहा था कि मैं इसके तावीज़ को लाल चमड़े में मंडवा कर काली डोरी डाल दूं। वो अपनी धुन में बोलता चला गया। उसने जिस बाबा से ये तावीज़ लिया था उसकी हिदायत थी कि लाल रंग के कच्चे चमड़े में उसे मंडवाना है। मैंने पहले इस तावीज़ को मोम जामे में अच्छी तरह लपेटा, फिर अपनी तेज़ नोक वाली आरी की मदद से लाल चमड़े के अंदर सी दिया था। मैंने इसकी सिलाई के लिए मोम लगा धागा मजबूत सा इस्तेमाल किया था ताकि किसी किस्म का गिर्द गुबार या पानी इस तावीज़ के अंदर न पहुंच सके। खादिम हुसैन के इंकिशाफ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अगर ये तावीज़ वाकई शकील का था तो फिर ये सनसनीखेज सवाल पैदा होता था कि तावीज़ इस खेत में कैसे पहुंचा जहां से आला कत्ल दस्तयाब हुआ था। क्या शीला मुश्ताक बाजवा के खेत में गया था? क्या वो आयनी हथौड़ा भी शीला ही ने मुश्ताक बाजवा के खेतों में फेंका था? और क्या शीला का जीला की मौत में कोई हाथ था? बाजुई नज़र में ऐसा दिखाई नहीं देता था। दोनों भाइयों में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कुछ अरसे बाद शीला की शादी होने वाली थी और शैला इस शादी की तैयारियों में पेश था। मेरे जहन में एक सवाल ये भी पैदा हुआ कि मुमकिन है शैला को फांसने के लिए किसी ने वो तावीज़ मुश्ताक बाजवा के खेतों में फेंक दिया हो। गुज़िश्ता रोज़ जब फीका और सिद्दीक़ा मुझसे मिलने आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि वो घर जाकर शैला को मेरे पास भेज दें, लेकिन शैला थाने नहीं आया था। मैं पिछले दिन इस कदर मसरूफ़ रहा था कि शीला मेरे ध्यान में नहीं रहा था, लेकिन खादिम हुसैन के इंकिशाफात के बाद मैं शैला से मिलने के लिए बेताब हो गया था। मेरे जहन में ऐसे सैकड़ों सनसनीखेज सवालात जवाबात जमा हो चुके थे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ शकील उर्फ शैला ही दे सकता था। मैंने खादिम हुसैन की तरफ देखा और कहा, अपने अब तुम जा सकते हो खादिम हुसैन। और वो चला गया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने शकील उर्फ शैला की तरफ अपने एक आदमी को दौड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया बंदा और उसने बताया कि मलिक साहब शैला तो मिर्ज़ापुर में ही नहीं है। कहाँ चला गया वो? मैंने सड़सड़ाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। मुझे पता चला कि वो कल अपने चाचा बल्कि दाई सिद्दीक़ा के साथ हवेली मुराद चला गया था, उसने बताया। मैंने पूछा कि कुछ पता चला? शीला की वापसी कब तक होगी? फीका ने बताया है कि वो 2-3 दिन उधर ही रहेगा, लेकिन मैं 2-3 दिन तक उसका इंतज़ार नहीं कर सकता, मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा। फिर हवलदार की जानिब देखते हुए इजाफा किया, फरजंद अली तैयारी करो, हम अभी हवेली मुराद जा रहे हैं। सीधे तरीके से? सीधे सिद्दीक़ा हलवाई के घर। जी मलिक साहब, बस 15-20 मिनट के बाद आप मुझे बिल्कुल तैयार पाएंगे, वो जल्दी से बोला। फिर मुझे सल्यूट करने के बाद रवानगी के इंतजामात में लग गया। दोपहर के वक्त हम चौधरी राना इकबाल की हवेली मुरादपुर में थे। इस वक्त हम दोनों पुलिस के यूनिफॉर्म में थे। अब की बार मैंने मुतालिका थाना इंचार्ज ऑफ हवेली मुरादपुर की तरफ जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी और सीधा सिद्दीक़ा हलवाई के घर की तरफ बढ़ गया था। सिद्दीक़ की हलवाई की दुकान घर वाले रास्ते पर ही पड़ती थी और इसकी दुकान के बाजू में खैरदीन परचून फरोश की दुकान थी। मैंने खैरदीन की दुकान पर पहुंचकर तेज लहजे में इस्तफसार किया, चाचा, क्या मेरा दूर का रिश्तेदार सिद्दीक़ा हलवाई वापस आ गया है? खैरदीन ने मुझे पहले सिविल ड्रेस में देखा था, अब जो पुलिस की वर्दी में देखा तो चौंक उठा। सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, जवाद पुत्र, क्या तुम पुलिस वाले हो? हाँ चाचा, मैं मिर्ज़ापुर वाले थाने का इंचार्ज हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। बस चाचा, पुलिस की नौकरी में 100 भेस बदलना पड़ते हैं। तो इस दिन तुम सादा लिबास में तफ्तीश पर थे और आज बावर्दी आए हो, उसने गहरी संजीदगी से कहा। लगता है कि अब मुजरिमों की खैर नहीं। बस चाचा दुआ करो, मैं जल्द से जल्द शीला के कातिल को पकड़ने में कामयाब हो जाऊं, मैंने कहा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं पुत्र, वो खुलूस से दिल से बोला। अल्लाह तुम्हें फतह याब करेगा। हम सिद्दीक़ा हलवाई के घर चले गए। उसने हमें बैठक में बिठाया और फिर परेशान लहजे में बोला, थानेदार साहब, सब खैरियत तो है ना? आप यहाँ? बस शैला से कुछ सवाल जवाब करना है, मैंने कहा। मैंने कल आप दोनों को ताकीद की थी कि घर पहुँचते ही शीला को मेरे पास भेज देना, लेकिन तुमने मेरी बात का कोई अहमियत नहीं दी। थानेदार साहब,
सच्ची बात तो ये है कि परेशानी में ये बात हमारे ज़हन से निकल गई, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। फिर जब हम मिर्ज़ापुर से रवाना हो रहे थे तो फीका ने ज़बरदस्ती शैला को हमारे साथ कर दिया। ये अपने भाई की अलमनाक मौत पर बहुत दुखी था। फीका ने सोचा कि शैला चंद दिन यहाँ रहेगा तो इसका दिल बहल जाएगा। मैंने बैठक में इधर उधर निगाह दौड़ाई और बुड़बुड़ाते हुए इस्तफसार किया, इस वक्त वो कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले वो घर के अंदर ही था, रफीके ने बताया। फिर वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, आप आराम से बैठें, मैं शीला को ढूंढ कर लाता हूँ और आपकी खातिर तवाज़े का भी बंदोबस्त करता हूँ। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं सिद्दीक़ा, मैंने हाथ के इशारे से इसे मना करते हुए कहा। इस घर का माहौल सोगवार है, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, बस शकील उर्फ शैला से चंद सवालात करना है, इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन आप पहली मरतबा मेरे घर आए हैं, वो इसरारी लहजे में बोला। मैं कुछ खिलाए पिलाए बगैर आपको यहाँ से कैसे जाने दूंगा? ठीक है सिद्दीक़ा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने बात को ख़त्म करते हुए कहा। तुम्हें जो भी तकल्लुफ़ करना है वो सब बाद में करना, फिलफौर तुम शैला को मेरे पास भेज दो। जी अच्छा जनाब। ये कहते हुए वो बैठक से भी निकल गया। मैं इस वक्त बैठक के दाखिली दरवाजे के नज़दीक बैठा हुआ था। सिद्दीक़ा और हवलदार फरजंद अली मेरे सामने दूसरी दीवार के साथ। मैंने फौरन हवलदार के साथ अपनी जगह बदल ली। इसने चौंके हुए लहजे में कहा, इसकी कोई ख़ास वजह है कि मलिक साहब? बहुत ही ख़ास वजह है, मैंने मायनेखेज़ अंदाज में कहा। मैं इधर बैठकर शैला का इंटरव्यू करूंगा और तुम दरवाजे के नज़दीक बिल्कुल मुस्तैद रहना। अभी मैं वसूख से नहीं कह सकता कि यहाँ क्या सूरत हाल पेश आएगी। अगर शैला किसी भी जाविये से अपने भाई के कत्ल में मुलविस है तो मेरे सवालात उसे चकरा कर रख देंगे और ऐन मुमकिन है कि वो यहाँ से फरार होने की कोशिश भी करे। ऐसे मौके पर तुम उसकी कोशिश नाकाम बना दोगे। जी अब मैं समझ गया, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप फिक्र न करें, शैला पर गहरी नज़र रखूंगा और उसे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि शैला का जिला वाले वाक़े में कोई हाथ हो। तुम ठीक कहते हो फरजंद अली, मैंने तायदी अंदाज में कहा, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और वरना बना बनाया ये खेल बिगड़ जाएगा। हाँ जी ये बात तो है, वो मायनेखेज़ अंदाज में बोला। थोड़ी देर के बाद मैं शैला बैठक में दाखिल हुआ और मेरी जानिब बढ़ते हुए बावाज़े बुलंद कहा, अस्सलामुअलैकुम थानेदार साहब। इसके चेहरे पर कोई ख़ास परेशानी मुझे नज़र न आई। वालेकुम सलाम, मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए इसे अपने करीब ही सामने बिठा लिया। फिर कहा, शायद शैला, अगर तुम मिर्ज़ापुर ही में थोड़ी देर के लिए मेरे पास थाने आ जाते तो मुझे तुम्हारे पीछे लगकर यहाँ ना आना पड़ता। मैं बहुत माजरत खा हूँ थानेदार साहब, वो नदामत भरे अंदाज में बोला। अब्बा और ताया जी परेशानी में आपको पैगाम भिजवाना भूल गए थे और फिर मैं इधर इन लोगों के साथ ही दुबई आ गया। इसके पीछे ही सिद्दीक़ा हलवाई भी एक ढकी हुई ट्रे उठाकर बैठक में दाखिल हुआ था। उसने मज़कूरा ट्रे को एक छोटी मेज़ पर रखने के बाद इसका पूरा पर्दा हटाया तो ट्रे के अंदर मुझे पेड़े वाली रस्सी का भरा हुआ जग नजर आया और इस जग के साथ ही 2 किंग साइज गिलास भी थे। अलावा इसी ट्रे के अंदर 2 प्लेटें भी रखी हुई थी, जिनमें से एक में बर्फी के टुकड़े और दूसरी में कटे हुए आम की काशें भी थी। सिद्दीक़ा ने कहा, यकीनन ये बर्फी इसी की दुकान का तोहफा थी। वो हमारे लिए दोनों गिलासों में लस्सी उंडेलने लगा और फिर बोला, थानेदार साहब, आप लस्सी पानी से दिल बहलाएं और शैला से जो पूछना है वो पूछें, मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर वो शैला की तरफ देखने लगा और बोला, यार पुत्र, अगर अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ ज़रूर दे लेना। जी ताया जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, शीला ने मजबूत लहजे में कहा। मुतमईन होने के बाद सिद्दीक़ा हलवाई बैठक से निकल गया और मैं शीला की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, शीला, तुमसे मेरी मुलाकात सिर्फ इसी दिन हुई थी जब मैं चाय वकुआ पर कार्रवाई करने आया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनका जवाब। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, शैला, तुमसे मेरी मुलाकात सिर्फ उसी दिन हुई थी जब मैं चाय वकुआ पर कार्रवाई करने आया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में
बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। मैंने दानिस्ता अपना अंदाज बहुत धीमा रखा ताकि उसे किसी किस्म का शक न हो। वो बड़े इत्मीनान से बोला, आप पूछे जी, जो भी पूछना चाहते हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जीला का कातिल जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसका अंजाम इबरतनाक हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा शैला, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। फिर पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि बकुआ के रोज तुम लोगों का खाना सफदर नामी एक बंदे ने खेतों में पहुंचाया था? जी, सफदर ही ने पहुंचाया था, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन इस खाने को आप इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं थानेदार साहब? मैंने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। इस खाने में तंदूर की रोटियां, लस्सी, अचार और देसी आम थे। जी हाँ। क्या तुम दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर खाना खाया था या अलग अलग? मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए पूछा। एक साथ ही खाया था जनाब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। तुम खेतों के जिस हिस्से में फसल की कटाई कर रहे थे वहां से गांव ज्यादा नजदीक था, इसलिए सफदर वो खाना तुम्हें देकर आगे बढ़ गया था। जबकि लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जबकि जीला गांव की मुखालिफ सिमत वाले खेतों में काम कर रहा था, क्या तुम खाना लेकर उसके पास गए थे या वो तुम्हारे पास आया था? एक साथ खाना खाने के लिए जरूरी था कि तुम दोनों एक ही मकाम पर मौजूद हो। मैंने आवाज देकर जीला को अपने पास बुला लिया था। वो संभले हुए लहजे में बोला, फिर हमने एक साथ बैठकर खाना खाया था। इसके बाद जीला वापस इन खेतों की तरफ चला गया था जहां वो फसल की कटाई कर रहे थे। जी, ऐसा ही हुआ था, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। तुमने मुझे बताया था कि असर से पहले जीला का हाथ धराती से कट गया था और तुमने इस पर पट्टी बांध दी थी और उसे घर जाने के लिए कह दिया था कि वो जख्मी हाथ के साथ आराम कर सके। मैंने कुर्रत का अमल जारी रखते हुए कहा। पट्टी करवाने वो तुम्हारे पास आया था या तुम उसके तरफ गए थे? वही मेरे पास आया था, उसने जवाब दिया। तुमने इसके जख्मी हाथ पर पट्टी की और उसे घर भेज दिया। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या जीला तुम्हारे सामने घर की जानिब रवाना हो गया था? जी, उसने इस बात में जवाब दिया। फिर वो दोनों वापस इस जगह पर कैसे पहुंच गया जहां किसी ने इसे मौत के घाट उतारा था? मैंने पूछा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही जनाब, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो अपनी आंखों से इसे गांव की जानिब देखा था जाते हुए, और इसके बाद मैं मुतमईन होकर अपने काम में चिमट गया था। और तुमने मुझे ये भी बताया था कि शाम से थोड़ी देर पहले तुमने काम खत्म किया और फिर घर की जानिब चल पड़े थे। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उसने थूक निकलते हुए कहा। अच्छी तरह सोचकर बताओ शीला, मैंने उसके गिर्द अपने सवालात का दायरा तंग करते हुए कहा। तुम वकवा के रोज खेतों से निकलकर सीधे घर आए थे या कहीं और भी गए थे? जी, मैं सीधा घर गया था। अच्छी तरह सोचकर जवाब दिया है ना? मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए पूछा। जी, जो सच है वो मैंने आपको बता दिया है, वो इधर उधर देखते हुए बोला। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि मेरे कड़े सवालात ने उसे काफी बेचैन कर दिया था। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, लेकिन मुझे तो एक बंदे ने कुछ और बताया है। कब? क्या? वो लुकनज़दा लहजे में बोला। आपको किसने क्या बताया है? इस बंदे का नाम तो अभी मुझे याद नहीं रहा, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। लेकिन इसने मुझे बताया है कि 19 मई की शाम यानी बकुआ की शाम उसने तुम्हें मुश्ताक बाजवा के खेतों की तरफ जाते हुए देखा था। वो बंदा झूठ बोलता है, बकवास करता है वो, कपकपाती हुई आवाज में वो बोला। उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने इसे अपने शीशे में उतारते हुए कहा। वरना हकीकत तो ये है कि तुम इस रोज काम खत्म करने के बाद खेतों से सीधे अपने घर गए थे। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, अभी आपने जो कहा है यही सच है, वो इत्मीनान बख्श सांस खारिज करते हुए बोला। लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ की उड़ाते रहते हैं और मैं सबकी सुन लेता हूँ, मगर यकीन इसी बात का करता हूँ जो मबनी पर हकीकत होती है। मैंने कहा, अगर मैं लोगों की उल्टी सीधी बातों पर संजीदा हो जाऊं तो फिर हो गई थानेदारी। वो मुतमईन होकर तारीफी नज़र से मुझे तकने लगा। मैं मुख्तलिफ जावियों से इसे घिसने की कोशिश में लगा हुआ था। हर थोड़ी देर के बाद मैं अपने सवालात का मौजू तब्दील कर देता था ताकि वो ये ना समझ सके कि मैं इसे घेरने की कोशिश में हूँ। शैला, क्या तुम्हें ताबीज़, धागे और बाबा लोगों पर यकीन है? मैंने एक बिल्कुल नए अंदाज से सवाल किया। जी बिल्कुल, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। अगर कोई बाबा पहुंचा हुआ हो तो उसका ताबीज़ गोली की तरह काम करता है। मतलब ये कि इस ताबीज़ से गोली का काम लेकर हम किसी भी शख्स को कत्ल कर सकते हैं? मैंने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला।
मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर पीर कामिल हो तो इसका तावीज़ तीर की तरह काम करता है, यानी बड़ी तासीर वाला होता है। अच्छा, अब समझा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या इस सिलसिले में तुम्हारा कोई ज़ाती तजुर्बा भी है? कैसा ज़ाती तजुर्बा? वो उलझन ज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। अरे यार, मैंने दोस्ताना अंदाज में बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, क्या तुम किसी ऐसे बाबा को जानते हो जिसके तावीज़ में जादुई असरात हों? जी बिल्कुल जानता हूँ, वो बड़े एतमाद से बोला। उधर टोबा टेक सिंह में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। अच्छा, मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुम कभी इन बाबा से मिले हो? इनसे कोई तावीज़ वगैरह भी लिया है? जी, 1 माह पहले टोबा टेक सिंह वाले बाबा के पास गया था, उसने बड़े फ़ख्र से बताया, और इनसे एक तावीज़ भी लिया था। शैला, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने किस मकसद के लिए तावीज़ लिया था, क्योंकि ये तुम्हारा ज़ाती मामला है, मैंने कहा। मैं तुम्हारी ख्वाहिश की कुरैद में नहीं बढ़ना चाहता। अब बहुत अच्छे हैं थानेदार साहब, उसने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसके सर पर से मनोवजन उतर गया हो। लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये ज़रूर पूछूंगा कि बाबा की तावीज़ ने काम किया? मतलब तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो गई जिसकी खातिर तुमने वो तावीज़ लिया था? जी थानेदार साहब, वो जज्बात से लबरेज लहजे में बोला, इस तावीज़ ने बड़ा ठीक ठाक काम किया है। बस यूँ समझ लें कि बहुत जल्द मेरी वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वाह वाह, मैंने खुश होते हुए कहा, तुम्हें मेरी तरफ से एडवांस मुबारक हो। बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैंने फौरन पलटा खाया और उसके गिर्द फैले हुए जाल को समेटना शुरू कर दिया। मैंने लहजे का दोस्तानापन बरकरार रखते हुए उससे कहा, शैला, क्या तुम मुझे वो तिलिस्माती तावीज़ दिखा सकते हो? जी ज़रूर। बेसाख्ता उसका हाथ गर्दन की तरफ चला गया, फिर माजरत खाना लहजे में बोला, थानेदार साहब, वो तावीज़ इस वक्त मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है वो तावीज़? वो मैंने अपने घर में रखा हुआ है। यानी मिर्ज़ापुर वाले घर में? जी हाँ, इसी घर में, उसने बताया। अच्छी तरह संभाल कर रखा है ना इस तावीज़ को? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में इसकी तरफ देखा। बिल्कुल जनाब, मैं इस करिश्माती तावीज़ के हवाले से किसी किस्म की बेहतियाती कैसे बरत सकता हूँ? वो गहरी संजीदगी से बोला, इस तावीज़ से तो मेरी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस तावीज़ को उतार कर घर में रखने की कोई ख़ास वजह है? जी थानेदार साहब, वो बड़ी सफाई के साथ मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करते हुए बोला, बाबा ने कहा था कि अगर घर में किसी बच्चे की पैदाइश हो या किसी की मौत तो फिर 40 दिन के लिए इस तावीज़ को उतार कर घर में किसी महफूज मकाम पर रख देना, और मैंने ऐसा ही किया है। गुड। तावीज़ के हवाले से मैं इसे पूरी तरह अपने जाल में जकड़ चुका था, लिहाजा मैं दूसरी जानिब निकल गया और उससे पूछा, शैला, क्या तुम्हें पता है कि जिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? नहीं जी, वो कदरे मुहतात अंदाज में बोला, आप बताएं। मैंने बताया, इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जिला के सर को इसकी बेखबरी में निशाना बनाया गया था, यानी इन लम्हात में वो किसी नशे आवर शे के ज़ेर असर था। ये कैसे हो सकता है जनाब? वो उलझन सदा नज़र से मुझे देखने लगा। रिपोर्ट में यही सब लिखा है शैला, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जिला के मैदे से खाने का जो मवाद लिया गया था, इसके अंदर किसी नशा आवर शे के असरात पाए गए हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक जिला किसी किस्म का नशा भी नहीं करता था। हाँ जी, वो कोई भी नशावर शय नहीं लेता था, वो अपनी पुरसोच अंदाज में बोला। तुम दोनों भाइयों ने बकुआ की दोपहर एक जगह बैठकर एक साथ खाना खाया था, जो एक जैसा था, मैंने अपने लहजे में कदरे तेजी भरते हुए कहा। क्या खाने के बाद तुम्हें भी ख़ुनूदगी या बेखबरी का एहसास हुआ था? बिल्कुल नहीं जनाब, वो बड़े इत्मीनान से बोला। मैं हशाश बशाश अपना काम करता रहा था और शाम में अपने घर चला गया था। अब तुम्हारा क्या इरादा है शैला? मैंने सपाट आवाज़ में कहा। मैं 2-3 दिन इधर ताया सिद्दीका के घर रहूँगा, उसने बताया, फिर वापस अपने घर मिर्ज़ापुर चला जाऊँगा। और क्या मैं तुम्हारी बेबे का मुलाजिम हूँ जो यहाँ बैठा 2-3 दिन तुम्हारी बकबक सुनता रहूँगा? मैंने रोबदार आवाज़ में कहा। मेरी अचानक बदलते हुए तेवरों ने उसे दहला कर रख दिया। लुकना ज़दा आवाज़ में बोला, मैं समझा नहीं थानेदार साहब, बाकी की बातें मैं तुम्हें हवालात में जाकर समझाऊंगा जलील इंसान, मैंने धार से मुशाबा आवाज़ में कहा। फिर हवलदार की जानिब देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, फरजंद अली, इस आकिबत नांदेश को गिरफ्तार कर लो फौरन। इस अचानक बदलती हुई सूरत हाल ने उसे चकरा कर रख दिया था। वो अपनी जगह से उठा और बिजली की सूरत से दरवाजे की सिमत दौड़ लगा दी। हवलदार ने उसकी टांग में टांग फंसाकर उसे रोकने की कोशिश की। वो फरजंद अली की टांग के साथ ऐसा उलझा कि मुंह के बल दरवाजे के बाहर सहन में गिरा। हवलदार ने चाबुक दस्ती का मुजाहरा करते हुए इसे उल्टी हथकड़ी पहना दी।
ये उठापटक देखकर सिद्दीका हलवाई और उसकी घरवाली कनीज फातिमा भी वहां आ गए। मैंने जमीन पर पड़े हुए शैला की पसलियों में एक जोरदार ठुड्डा रसीद करते हुए गर्दार आवाज में कहा, चुपचाप उठकर शराफत से बैठ जाओ, वरना सर पर इतने जूते मारूंगा कि आने वाली 7 नस्लें भी गंजी पैदा होंगी। ये आप क्या कर रहे हैं थानेदार साहब? सिद्दीका हलवाई अपने भतीजे की हिमायत में मुझसे पूछने लगा। आखिर इसका कसूर क्या है? कसूर? मैंने दांत पीसते हुए कहा, इस कमजात ने अपने सगे भाई को कत्ल किया है। मैं जमील उर्फ जिला की बात कर रहा हूँ सिद्दीका। मगर ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, शकील ऐसा क्यों करेगा? इसलिए करेगा ताकि नबीला से इसकी शादी हो सके, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। फिर अपनी जेब से सुर्ख चमड़े में मंडा हुआ काली डोरी वाला ताबीज निकालकर शैला की आंखों के सामने लहराते हुए काटदार आवाज में इस्तफसार किया, ये वही ताबीज है ना जो तुम किसी टोबा टेक सिंह वाले बाबा से लाए थे? और तुम्हारे बयान के मुताबिक ये ताबीज इस वक्त मिर्जापुर में तुम्हारे घर के अंदर एक महफूज मकाम पर पड़ा हुआ है। ये आपके पास कैसे पहुंच गया? वो झिरझिराती हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हारे टोबा टेक सिंह वाले बाबा का भी बाप हूँ। मैंने खा जाने वाली नजर से इसे घूरा। मैंने इसे जादू के जोर से इस तावीज को तुम्हारे घर से निकाल कर मुश्ताक बाजवा के खेतों में पहुंचा दिया था, जहां तुमने वो आहनी हथौड़ा फेंका था जिसकी तूफानी जर्ब से तुमने अपने भाई जीले को मौत के घाट उतारा था। इसकी हालत न पाए रफ्तन न जाए मानदन वाली थी। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में सिद्दीका हलवाई को उसके भतीजे के करतूतों से आगाह किया और शकील को गिरफ्तार करके अपने थाने ले आया। मैं क्या कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जीले को शकील उर्फ शैला ने बेदर्दी से मौत के घाट उतारा होगा, लेकिन हकीकत यही थी कि वो जेले का कातिल था। इस हकीकत तक रसाई हासिल करने के बाद शैला के लिए मेरे दिलो दिमाग में गुस्सा भर गया था। लिहाजा मैंने थाने पहुंचकर इसे फजंद अली के हवाले किया और कहा कि दिल खोल कर और जी भरकर इसकी खातिर तवाज़ो करे। शैला ने एक रात हवालात में तख्ता मश्क बने रहने के बाद अपना जो बयान रिकॉर्ड कराया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इसे जेला से शदीद नफरत थी, बचपन से लेकर जवानी तक। शैला के मुताबिक जीला ने उसकी हर चीज पर कब्जा करने की कोशिश की। कोई खाने पीने की चीज हो या कोई खिलौना जो शैला को पसंद आता, शैला जिद करके इसे हासिल कर लेता था। फिर ये मामला जब नबीला से शादी तक पहुंचा तो शैला की बर्दाश्त जवाब दे गई। यहाँ भी जेला ने जिद करके नबीला से शादी की बात पक्की करा ली थी। वो नबीला को हासिल करने के लिए टोबा टेक सिंह वाले बाबा के पास पहुंच गया। इस बाबा ने शीला को कोई तिलिस्माती तावीज दिया था, लेकिन इस तावीज ने खातिर खा काम नहीं किया और जिले की शादी सर पर आन पहुंची। इस सूरत हाल ने शीला का दिमाग खराब कर दिया था और वो मदद के लिए दोबारा टोबा टेक सिंह वाले बाबा के पास पहुंच गया। इस बाबा ने निहायती राजदारी से शीला को एक आइडिया दिया और शीले ने इस आइडिया को अमली जामा पहना दिया। आइडिया था जीले को आहनी हथौड़े की मदद से मौत के घाट उतारने वाला आइडिया, जो उसी बाबा ने शैला को दिया था। शैला ने पहले जीला के खाने में नशेआवर दवाई मिलाई ताकि उसे अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जब जीला गफलत की हालत में पहुंचा तो शैला ने उसकी खोपड़ी पर वजनी आहनी हथौड़े की जर्ब लगाकर उसे जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जीला की मौत के बाद जाहिर है नबीला की शादी शीला ही से होना थी। इस कमीने ने अपने सोचे समझे ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए अपने मुर्दा भाई का हाथ दरांती से काटकर इस पर पट्टी भी बांध दी थी ताकि वो जो स्टोरी दुनिया वालों को सुनाने वाला था इसमें कोई झोल ना रहे। मैंने टोबा टेक सिंह वाले शैतान बाबा को भी गिरफ्तार करके शैला के शरीके जुर्म की हैसियत से जेल भिजवा दिया। हसद और जलन बहुत तबाहकुन जज्बात हैं। हसद की आग और जलन की तपिश इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। फिर वो दूसरे इंसानों की जिंदगी से खेलने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। शैला ने जो कुछ किया वो एक सोचा समझी कहानी थी, लेकिन इसके हाथ फिर भी कुछ नहीं आया।